नमस्कार। डीपी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी दिल्ली की तरफ आते हैं तो लगता है जैसे मीडिया में एक पूरी सरगर्मी आ जाती है। एक खास सेक्शन तो इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि ये बस उनकी मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी विजिट ना हो। इस तरह के तमाम आपको खबरों में दिखने लगेगा कि आखिर मुख्यमंत्री फाइलों के साथ आए हैं, मुख्यमंत्री को बुलाया गया है हाईकमान से। अब बस मुख्यमंत्री के सारे कामों पर अब केंद्र से ना, इस तरह की चीजें आपको अचानक दिखने लगती हैं। एक मुख्यमंत्री दिल्ली आएगा, अगर प्रधानमंत्री से मिलता है, गृह मंत्री से मिलता है, पार्टी अध्यक्ष से मिलता है, तो इन सब के साथ एक राजनीति तो जरूर ये कहा जाता है, क्योंकि हम लोग राजनीति के साथ ही हर एक यात्रा को जोड़ते हैं तो वो होती है। लेकिन उसमें एक खास ट्रेंड लगातार दिखाई देता है कि जैसे योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए तो ये तमाम चीजें एक साथ शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा क्या है, क्या हम लोगों को इस पर देखना चाहिए कि क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई परेशानी है, क्या योगी आदित्यनाथ किसी परेशानी में है? ये सब चीजें आपको इस विश्लेषण पर हम आज करेंगे। इसके साथ साथ और कई सारी खबरें हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत तो यहीं से करें, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी आज आप तमाम जगह पर छपी हुई खबर देखेंगे, साथ ही साथ कल से इसको देखा है, तो हम उसको थोड़ा सा और गहराई से जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर ये तमाम चीज़ें बुनी जाती हैं। क्योंकि दूसरे भी मुख्यमंत्री आते हैं, दूसरे मुख्यमंत्रियों की भी मुलाकात होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर क्यों ये सबसे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। दरअसल पहले खबर पर जाते हैं। कल योगी आदित्यनाथ जो हैं दिल्ली पहुंचे, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात का जो शुरुआती अलग अलग, चूंकि इस तरह की चीज़ें सिर्फ आपको ट्वीट से जो पता चलती हैं या अंदरूनी पत्रकारों के सोर्स तो अब नहीं है, सिर्फ उन लोगों के जिन लोगों को ये लगता है कि रात में मोदी नहीं सोए होंगे और किस तरह से योगी आदित्यनाथ भी रात भर टेंशन में रहे होंगे, इस तरह के जो लोग खबरें बताते हैं, उनके अलावा बाकी किसी को भी ये नहीं पता चला कि उसमें बातचीत क्या हुई। क्योंकि ये एकदम माना जा रहा है कि वो बातचीत जो जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट तैयार हो रहा है उसका निमंत्रण पत्र भी दिया जाता है, जो औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए अमूमन प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने जाते हैं। तो सबसे बड़ा तो ये माना गया कि ये है। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जहां अभी तक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना जा सका है, पिछले लंबे समय से ये कवायद जारी है और जो भूपेंद्र चौधरी है जो अध्यक्ष इस समय वहां संभाल रहे हैं, वो एक्सटेंशन पर है। यानी जो बदलाव आना था और इसीलिए अभी तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी का, उस पर भी हिच है। हालांकि जो एक वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, यानी 19 राज्यों में होना चाहिए जो बीजेपी के अध्यक्ष को चुनाव, वो पूरी हो चुकी है। 25 से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष चुन चुकी है, तो लिहाजा वो कोई बाध्यता तो नहीं है। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों का अगर प्रदेश अध्यक्ष पहले से चुना जाए तो ये एक बेहतर प्रक्रिया मानी जाती है, और ये अभी तक केंद्र में नहीं हुई। तो कल एक सबसे बड़ी बात ये भी कही गई कि शायद योगी आदित्यनाथ उस अध्यक्ष को लेकर, उसके नाम को लेकर, उसको लेकर चर्चा करने आए थे कि क्या क्या हो सकता है। उनके हाथ में एक फाइल थी जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे थे, और लोगों की निगाहें कैमरे को बहुत जूम करके भी उस फाइल के अंदर कुछ लिखे गए शब्दों को पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि फाइल तो कैमरे के जूम करने से नहीं दिख रही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों पर शायद टेलीपैथी है, उन्होंने पढ़ लिया। कुछ एक सेक्शन आपको लगातार दिखाई देगा, क्योंकि देखिए राजनीति में, और ये ज़रूर है कि हर एक पत्रकार को ये उसका एक इंडिपेंडेंट राइट है कि वो किस तरह से घटनाओं को विवेचित करता है। लेकिन आप अगर उसकी लगातार देखते हैं विवेचनाएं और आप देखते हैं विश्लेषण क्या है, तो फिर आपका भी अधिकार हो जाता है कि आप उसको लेकर क्या राय बनाएं। इसीलिए जब आप इस तरह की बातें होती हैं कि गोदी मीडिया या चमचा मीडिया या जो भी एक लुटेंस दिल्ली, वो कोई इसलिए नहीं कि वो कोई उनको टैग देता है या किसी नेता ने कह दिया तब वो चलता है। दरअसल लोगों को ये अपने आप से वो लोग इस तरह देखते हैं। तो उन लोगों ने जो योगी आदित्यनाथ को लगातार रोज बदल रहे हैं, जिनको लगता
लगता है आज नहीं तो कल योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और उनको हटा के अलग अलग, चूंकि इस मुलाकात को और भी बड़ा किया कई चीज़ें होती हैं, क्योंकि इस मुलाकात से पहले पिछले 2 दिनों मतलब पिछले कुछ दिनों में राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं और ये लगातार उनके बीच में ये कोशिश की जाती है कि ये तनाव दिखाया जा सके कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ का वहाँ से एक रिश्ता उन अपने मुख्यमंत्रियों से और प्रदेश में बाकी तमाम जो नेता हैं उनके साथ उनका ये रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। लिहाजा इसको लेकर लगातार आप देखते हैं कि खबरें जनरेट होती हैं। कल वो मिले, मुख्यमंत्री से मिले, माफ़ कीजिए होम मिनिस्टर से मिले और उसके बाद उन्होंने मुलाकात करने के बाद बाकायदा ट्वीट भी किया। प्रधानमंत्री से ट्वीट करके उन्होंने कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज शिष्टाचार भेंट कर उनका आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना अमूल्य समय देने के लिए हृदय तल से प्रधानमंत्री जी का आभार। अब ये कहा जा रहा है कि वो संगठन में जो बदलाव होने हैं, चूंकि संगठन में बदलाव होने हैं तो उसके लिहाजा उसका मंत्रिमंडल से बदलाव का रिश्ता है, तो मंत्रिमंडल में बदलाव होना है, उसके लिए मुलाकात हुई है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई जिस तरह से संगठन मंत्री भी अब यहाँ प्रदेश संगठन मंत्री और भूपेंद्र चौधरी प्रदेश बरेली में गृह मंत्री से मुलाकात की थी, उसके बाद मानसून सत्र से पहले शायद जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका नॉमिनेशन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जो आयोग हैं और जो दूसरी इस तरह की संस्थाएं होती हैं जिनमें सरकार नॉमिनेशन करती है वो भी खाली पड़े हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि उनकी भी भर्ती हो सकती है और ये एक अपने तरफ से ज़्यादा बड़ी बात की जाती है कि प्रदेश में मतांतरण और उसके लिए भी उन्होंने उनको जानकारी दी। मुझे लगता है कि इस तरह की कोई जानकारी शायद ही कोई प्रधानमंत्री कभी मतलब गृह मंत्री इस तरह की चीज़ को बताता हो, क्योंकि उसके लिए अलग से सिस्टम मौजूद हैं और वो सब चीज़ें बताई जाती हैं, अपने तरीके से आती हैं। उनके लिए किसी मुख्यमंत्री को आकर किसी प्रधानमंत्री को या देश के गृह मंत्री को बताने की ज़रूरत नहीं होती। केंद्रीय एजेंसीज अपने आप इन सब के नोट्स बनाकर भेजती रहती हैं, तो लिहाजा वो तो नहीं है। लेकिन हमको ये देखना होगा कि क्या वाकई जो ये पिछले कुछ समय से चल रहा है उनका क्या वाकई ही ये अर्थ बैठ सकता है कि वो योगी आदित्यनाथ इस वक्त परेशानी में है क्या। दरअसल पिछले जब चुनाव का रिजल्ट आया 2024 से, तभी से बहुत सारी बातें कही और सुनी जाने लगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उस प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाए जो 2019 में जिस समय वो मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री में थे, उस वक्त जिस तरह से जीत हुई थी वो जीत एक बड़ी जीत थी। यानी 63 जो सीटों के साथ वहाँ बीजेपी आई थी, वो बीजेपी गठबंधन एनडीए के साथ थी, उसके गुलट घटकर जब वो 33 तक पहुँचती है तो ये सवाल मुख्यमंत्री पर आता है। ये सब लोग मानते हैं कि उस वक्त जिस तरह से जो कैंपेन की गई वो योगी आदित्यनाथ उसको लीड कर रहे थे, लेकिन ये सबसे बड़ी चर्चा की गई कि योगी आदित्यनाथ को अपने हिसाब से टिकट नहीं बांटने दिए गए। यहाँ तक कि वीके सिंह का टिकट कटा। इस तरह से अलग अलग जगह पर टिकट कटने के साथ जिस तरह से उसमें ये माना गया कि केंद्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ की टिकट वितरण में कोई बात नहीं सुनी, और जिसका नतीजा ये निकला। ये अलग अलग तरीके से आपने देखा, ये एक किलेबंदी होती है, क्योंकि राजनीति में कोई भी प्रतिस्पर्धा दुश्मनी भी नहीं होती कि हम उसको दुश्मनी के तौर पर माने। और बीजेपी में चूंकि जैसे ही मोहन भागवत ने 75 साल वाला बयान दिया, उसके बाद बहुत सारी चर्चाओं को जोर पकड़ने लगे, अगर आप जाते हैं। और मैं ये बात पूरे उसके साथ कह सकता हूं, जितने साल से मेरा अनुभव है, कि ये बीजेपी की सरकारों में कोई भी, शायद इस समय की सरकार की बात कर रहा हूं, पिछली बार की नहीं, पिछली बार का मतलब प्रधानमंत्री मोदी से पहले की सरकारों की बात नहीं हो रही है। अभी कम से कम कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि उसके पास ये जानकारी पुख्ता है। तो ये जो बदलाव की कहानी है, ये सिर्फ ऊपर के 3 लोगों के अंदर घूम सकती है, जिसमें 2 लोग हैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। अगर तीसरा कोई शख्स आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो वो आप या तो मोहन भागवत को ले सकते हैं या अरुण कुमार, जो संघ की तरफ से अब प्रधानमंत्री मोदी या पीएमओ से संपर्क में हैं। तो ये जो पूरा जो सारी कहानियां हैं, ये सिर्फ आप एक कयासों पर लेकर चलते हैं, और ख़ासतौर से उन लोगों के नेताओं पर जिन नेताओं की कोई भी अंदरूनी पकड़ नहीं होती। लेकिन ये तो साफ दिखाई दिया। उसके बाद 2022 का चुनाव था, उसमें भी जिस तरह की सफलता बीजेपी को 2017 में मिली थी, उस तरह की सफलता को
मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ वो दोहरा नहीं पाए। सरकार वापस आई, बहुमत में आई और अच्छे बहुमत में आई और ऐसे समय में आई जब उसके खिलाफ एक गठबंधन बहुत मजबूत था। लेकिन फिर भी लोगों को आंकड़ों से खेलने का शौक होता है और आंकड़े इसी तरह से होते हैं जो इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का जो पहला कार्यकाल था, आपको याद होगा सबसे पहला कार्यकाल जो पहला फैसला था वो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का था। क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था में अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित थी तो वो बच्चियां, महिलाएं वही लोग थी। और खास तौर से जो बहुसंख्यक वर्ग के बच्चों का जो स्कूल जाना था, बच्चियों का, उनके लिए ये बहुत ही एक मुश्किल भरा टास्क हो चुका था। कॉलेजों के आसपास जो दिख रहे थे उन्हीं को, तो इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ अपना पहला फैसला लेते हैं उस दिन, तो एक बड़ा शुरुआत मानी जा रही थी। और देखिए प्रदेश में उनके जो पहले कार्यकाल को लेकर बहुत जबरदस्त उत्साह था, जिसका नतीजा वो वापस लौटे हैं सत्ता में। और ऐसा बहुत कम हुआ है, बहुत ही कम, मैं कह सकता हूं कि बहुत कम उदाहरण आपके पास ऐसे मौजूद होंगे जब कोई मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर के पॉजिटिव नोट्स के साथ लौटे, यानी उसको लॉ एंड ऑर्डर के पॉजिटिव होने के नाते सरकार की वापसी हो। जबकि इसी प्रदेश में आप देख चुके कल्याण सिंह का जो पहला कार्यकाल था वो सबसे बेहतर कानून व्यवस्था के लिए उस समय माना गया था, जिस समय लोगों ने ये कहा जाता है अपनी जान बचाने के लिए यूपी से गुंडे बाहर भाग गए थे। ये तमाम उस समय हुआ, लेकिन सरकार वापस नहीं लौटी। इसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से जो सरकारों में कानून व्यवस्था की स्थिति, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो मायावती हो, फिर अखिलेश यादव हो, लगातार डिटेरियोरेट होती रही और आखिर तक तो इतनी खराब हो जाती थी कि जो दंगे हुए, रेप्स हुए, उन सब की कहानियां आप सबको मालूम है। तो योगी आदित्यनाथ को अगर आज की डेट में भी आप देखें, घटनाएं जरूर बढ़ी हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं बढ़ी, क्योंकि आप एनसीआरबी के डाटा देखते हैं, आप तमाम डाटा देखते हैं, लेकिन आप डाटा से अलग जो अगर पब्लिक का परसेप्शन देखते हैं वो ये जरूर कह रही है कि घटनाएं हुई हैं, घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही हर एक घटना पर रिएक्शंस जो प्रशासन का है वो दिख रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो योगी आदित्यनाथ को मुझे लगता है कि इस कार्यकाल में करनी थी और जो करते हुए अभी नहीं दिख रहे हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो ब्यूरोक्रेसी पर जिस तरह डिपेंड है, ये केंद्र में भी है, कोई ये बहुत अलग नहीं है, ये बीजेपी के सरकारों का एक कैरेक्टर होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो और इससे आप सहमत हो या असहमत हो, ये मेरा अपना अनुभव है जो जिसके लिए मैं आपसे चर्चा भी कर सकता हूं। तो अगर आप देखेंगे कि किस तरह से एक एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन और कुछ अफसर्स को लगातार तैनाती, इस पर बहुत सारे लोग रोज वीडियो बनाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और करप्शन की बातें। लेकिन आज तक जिस तरह से हम पहले कार्यकाल को योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल से जोड़ते हैं, तो पहले कार्यकाल में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को, क्योंकि जिस तरह से माफियाओं के आतंक पर रोक लगी थी, उनकी संपत्तियों का वो हुआ था, उनको सरकार ने सीज किया था, वो लगभग 4000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अभी भी आज भी अनुपम दुबे की माँ के नाम से जो था, जो एक माफिया उसका है, ज़मीन माफिया और उन सब पर है, उसका 3 से 3 करोड़ के करीब की संपत्ति का कल भी वो हुआ है, उसको सीज किया गया है। लेकिन और उसकी 175 करोड़ की सिर्फ एक आदमी की संपत्तियों का सीज हुआ है। लेकिन साथ में आपको ये दिखेगा कि अब लाइट्स जाने जैसी समस्या, जो बिजली के जाने वाली समस्या है, लगता है कि जैसे वो अमरीश जो ए.के. शर्मा हैं उनके हाथ से वो मंत्रालय अब प्रॉब्लम का है। ये राज्य में लाइट जा रही है इस बात को, चूंकि पहली बार पहले कार्यकाल में ये हुआ था कि सबसे ज़्यादा अगर किसी धंधे पर असर पड़ा था तो उत्तर प्रदेश में इन्वर्टर उद्योग पर पड़ गया था। यानी कोई, वरना हर गली के बाहर सबसे बड़ा धंधा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं वहाँ का हूँ, मैं जाता हूँ, मैं और हर समय लोगों के साथ रहता भी अभी भी वहीं हूँ, तो ये नहीं कह सकते कि मैं कोई दिल्ली से या बाहर से झाँक कर कोई कह रहा हूँ। उस वक्त गलियों के बाहर अगर किसी चीज़ की मोबाइल के साथ सबसे ज़्यादा दुकानें थी तो वो इन्वर्टर थी, और सबसे ज्यादा तेजी से बंद हुई तो वो इन्वर्टर की दुकानें बीजेपी के आने के बाद हुई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से, अब उसके कारण आप बहुत सारे गिनवा सकते हैं और सारे कारण दे सकते हैं, लेकिन मैं जनता की बात कर रहा हूं, तो जनता का सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसको बिजली के समस्याएं, इसके अलावा अफसरों के साथ जो पब्लिक का रिश्ता है उसमें जरूर खिंचाव दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो मौजूद है। करप्शन का जो लेवल है नीचे की तरफ, वो आपको पहले से कुछ बढ़ा दिखेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ का पर्सनल राजनीतिक करिश्मा ये है कि आज भी लोग उन पर सबसे ज्यादा
विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि उन पर एक भी कोई करप्शन का दाग आज तक ये सरकार में नहीं लगा। इतने लंबे समय से कोई भी उनको इस तरफ नहीं कह सकता, यहाँ तक कि आपने किसी विपक्षी नेता से भी नहीं सुना होगा। लेकिन हाल ही में जिस तरह के कुछ घटनाएं हुई जिनको लेकर, एक तो ओम प्रकाश राजभर वाला वो मसला है जो राजपूतों के साथ जुड़ा हुआ मसला, फिर उसके साथ आपने एक और मसला वाराणसी में देखा। तो ये एक के बाद एक ऐसे मसले हैं जो जातीय आधार पर उठाए जा रहे हैं और उन जातीय आधारों को बड़ा करके योगी आदित्यनाथ को उसमें एक पक्ष दिखाने की लगातार कोशिश है जिसको केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार में इस वक्त ये फैसला लेना होगा उनको? क्या वो ले सकते हैं? ले सकते हैं का मतलब मैं उनकी क्षमताओं पर नहीं कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक तौर पर कह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या अपने एक ऐसे चेहरे को कोई संकट में डालने का कार्य कर सकती है जबकि उसकी देश के बाकी चुनाव में भी अपील होती हो और उसको वहां बुलाया जाता हो? तो ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको उन तमाम जगह से नहीं मिलता है। और इस तरह से मुख्यमंत्री हटाया जाना या मुख्यमंत्री से उसके क्लिपिंग करना ये बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने आप को सत्ता से जाना पसंद नहीं करती। और अभी जिस तरह से 2024 के सबक है वो ये है कि जातीय आधार पर अगर प्रदेश में बंटवारा होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को होता है। बंटवारे का मतलब वोटों के अंदर का बंटवारा है। बहुत सारे लोग बंटवारे को राज्य बंटवारे से, क्योंकि मैं मानता हूँ ये राज्य बिल्कुल एक इतना बड़ा राज्य जो बहुत ही समन्वय के साथ रहता है जिसके अंदर कोई विवाद नहीं है, इसलिए इस राज्य के बंटवारे की मैं तो कभी भी हिमायत नहीं करता हूँ। तो ये जो अगर आप देखते हैं इस वक्त अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक तौर पर योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग इसको अलग अलग चेहरे पर उठाते हैं, चाहे वो ब्रजेश पाठक के नाम से हो, ब्रजेश पाठक आपको दिखता है ऊर्जावान मंत्री दिखाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस से बसपा से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए ब्रजेश पाठक प्रदेश की बीजेपी में, चूंकि यूँ तो आप कह सकते हैं कि आपने दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी चुना, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, उनको भी आपने मुख्यमंत्री बनाया है। कई सारे उदाहरण हैं जब आप दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे तो ब्रजेश पाठक, लेकिन वो एक अपील आपको खुद से महसूस होगा कि वो एक मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें उठा पटक करनी होंगी। बहुत लंबे अरसे के बाद आप एक ऐसे समीकरण में किसी ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का प्लान बना सकते हैं जब आप बाकी तमाम चीज़ों से अलग, क्योंकि जो आज भी सबसे बड़ा विरोध किया जाता है वो ब्राह्मणिज्म के साथ, मनुवाद के साथ और उसकी तरह जोड़कर किया जाता है। एक दूसरा उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, चूंकि उनके घर हमेशा खुले रहते हैं, आप जाएंगे तो लखनऊ में सबसे ज़्यादा भीड़ उनके घर पर अक्सर दिखाई देती है क्योंकि वो इंटरटेन करते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस के साथ आई उनकी परंपरा है उसी का वो पालन करते हैं, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं को आप अक्सर लोगों से मिलते जुलते देखते हैं जो बीजेपी के नेताओं में अमूमन कम दिखाई देती है। योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं मुख्यमंत्री होते हुए भी और ये परंपरा उन्होंने बनाए रखी है। लेकिन बाकी जैसे AK शर्मा जैसे मंत्रियों से मिलने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जब मुझे पता चला कि एक बार मैं उनसे मिलने के लिए, हमने कहा कि चलो अभी ले लेते हैं समय, तो उन्होंने कहा नहीं, उनके यहाँ पहले आपको भरना पड़ेगा फॉर्म वॉर्म, कारण बताइए, फिर वहाँ से टाइम आएगा। तो इस तरह का जो अफसरशाही का दौर है वो आपको यहाँ दिखाई देगा और विधायकों के अंदर ज़रूर है। ये बात अगर मेरे से कहा जाए, पूछा जाए तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि विधायकों के अंदर इस बात का वो ज़रूर रहता है कि उनको मान्यता उस तरह से नहीं दी जाती कि उनको माना जाए, और योगी आदित्यनाथ अफसरों की ज़्यादा सुनते हैं। तो ये तो एक बीजेपी के तमाम कार्यकाल की बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब राजनाथ सिंह थे तब भी यही था। मैं राम प्रकाश गुप्ता को तो मैं गिनूंगा नहीं, क्योंकि उनको ये याद ही नहीं रहता था कि उनके पीछे चल रहा हुआ जो शख्स है वो उन्हीं के विभाग का राज्य मंत्री था, तो वो तो उनको छोड़ दीजिए। लेकिन उससे पहले भी अफसरशाही की इस सरकारों में बहुत ताकत हो जाती है, ये तो बीजेपी की सरकारों का एक बड़ा वो है। तो अब अगर हम लोग दूसरे मुख्यमंत्री की तरफ, उप मुख्यमंत्री की तरफ बात करते हैं तो वो हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जो 2017 में सरकार आई उससे पहले अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने बहुत पूरा मथा था पूरे प्रदेश को, और लोगों ने ये कहा कि ये उनकी जीत है, इसीलिए उनकी नाराजगी आप गाहे बगाहे इशारों में देखते हैं। लेकिन वो भी एक ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जिनके घर पे आप कभी भी जाते हैं तो लोगों से वो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो लेकिन
क्या वो वाकई मुख्यमंत्री पद के लिए आपको लगता है कि एक पार्टी उनको चेहरा बनाने वाली है, जबकि दलित और पिछड़ा राजनीति का वर्चस्व हो रहा है, तो उनको आगे लाकर क्या योगी आदित्यनाथ से, चूंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ योगी नहीं है, वो जातीय बैरियर को काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप अक्रॉस कास्ट अगर किसी एक नेता की छवि को लगभग पाएंगे, यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा समुदाय जो अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ उनका जातीय समूह है, उसके अंदर भी आप किसी दूसरे बीजेपी नेता के मुकाबले योगी आदित्यनाथ की अपील ज़्यादा पाएंगे। तो इसमें जो ये सोच रहे हैं कि यहाँ आने का मतलब उनको परेशानी या वो ये हो सकता है कि एक बदलाव की बात की जाए, जो नया एक अध्यक्ष लाने की बात है वो हो, लेकिन ये बात कि योगी आदित्यनाथ किसी परेशानी में होंगे वो मुझे नहीं लगता। हाँ, कुछ ऐसे काम ज़रूर हैं जिन पर उनको अब वो करना होगा। मुझे लगता है अगर उनको इस पूरे चुनाव में, क्योंकि 27 के चुनाव का बिगुल एक तरह से चल चुका है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है चुनाव अब वहाँ शुरू नहीं हो रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से हो चुकी हैं। अखिलेश यादव अपनी टीम के साथ निकल चुके हैं, वो उन तमाम जिलों का भ्रमण करेंगे जहां उनकी सीटें सबसे कम हैं। तो चुनाव की तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को अपने कील कांटे दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि ये सरकार अगर वापसी में आए तो वो किस तरह आए। और जिस तरह के ये जो जातीय तनाव यहाँ उभारने की कोशिश की जा रही है, उसमें ये बड़ा सरकार के पास है कि वो किस तरह उससे निपटती है। आपने देखा जो वो 2 कथावाचक थे वो अब तक फरार हैं, उनके वारंट निकल चुके हैं। याद होगा जो किस तरह से वो जो यादव कथावाचक थे उनके साथ ब्राह्मणों के कथावाचन में कुछ बदतमीजी हुई, उसका वीडियो दिखाई दिया गया, बाद में कुछ कहानी और पता चली। और जब वो जो 2 जो आधार कार्ड की जांच शुरू हुई, और ये इसलिए भी कि उस पर आरोप न लगे पुलिस पे, ये इटावा पुलिस से वो जांच को लेकर, चूंकि वहां के एसपी ने खुद अपनी तरफ से कहा था कि इसकी जांच किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस से कराई जाए, तो ये झांसी से कराई गई। उनको बुलाया गया कि आखिर ये बताइए, ये 2 आधार कार्ड जिसमें एक में आप ब्राह्मण हैं, एक में आप सिंह हैं, ये जरा ये बताइए, मतलब यादव हैं, आप ये कहाँ से लाए हैं, ये कैसे आए हैं। तो वो अब तक वहां पाए नहीं गए, उनके घर भी पुलिस गई है, तो वो अब फरार चल रहे हैं। तो ये, लेकिन इसको जातीय आधार पर भुनाने की आपने खुद देखा कि किस तरह से कोशिशें हुई हैं। तो इसमें अगर हम ये कहें कि जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो यही है कि किस तरह से इस वक्त योगी आदित्यनाथ एक जातीय आधारित चुनाव को बचाने में अपनी पार्टी को लगा सकते हैं। दूसरा, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उनके लिए ये कहा जा सकता है कि उनसे जो विधायकों का उनका नाराज़गी की बात की जा सकती है, लेकिन वो नाराज़गी कहीं आपको इस तरह दिखाई नहीं देती कि कोई पत्रकार उसको लेकर कहानियां बनाना शुरू कर दे। तो मुझे लगता है कि ये जो कहानियां हम सुन रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का, उसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। हो सकता है कि ये हो कि वो ये जो अध्यक्ष है उसके चुनाव के लिए डिस्कशन हो सकता है, लेकिन इससे योगी परेशानी में हो या पार्टी योगी को परेशान करना चाहती है, ऐसी कम से कम कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ें हमको इसी तरह माननी चाहिए कि जो एक एजेंडा होता है वो एजेंडा पूरा हो रहा है, और उस एजेंडे के तहत ही लोग जो हैं इस तरह के ख्वाब बना रहे हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है, मुझे लगता है कि वो बतानी चाहिए कि एक नया मॉडल आया है। आज बीबीसी का सुबह जब देखना शुरू किया तो बीबीसी में एक फ़ोटो था जिसमें हर्षमंदर जिन ड्रेस दिख रहे थे, जो ड्रेस जो इस देश के नागरिक बन गए और आदिवासी हितों पर और काफ़ी चीज़ों पर काम भी किया है। हर्षमंदर, आपको मालूम होगा, कारवां मोहब्बत का एक NGO चलाता है, पूर्व IAS है, और विशुद्ध तौर पर मोदी विरोध और फासिस्ट विरोध का उनका अपना एक एजेंडा है जिसको वो कहते हैं। मैंने उनको, चूँकि मैं पर्सनली इसलिए जानता हूँ कि मेरी रिपोर्टिंग के दौरान मैंने उनके झूठ को कई बार पकड़ा, चूँकि वो उसी समय पे थे, और ख़ास तौर से 2013 के दंगों को लेकर, मुजफ्फरनगर के दंगों को लेकर अगर आप जाकर देखेंगे, वो रिपोर्ट अगर आपको मिल जाए, शायद मैंने वो शेयर भी की थी, मेरे फेसबुक अकाउंट पर है, 2013 की है, तो मुझे लगता है 14-15 का वो शेयर होगा, तो इसलिए बहुत पुराना हो गया, लेकिन मैं उससे उनको पहचानता हूँ। चूँकि रिपोर्टर्स या पत्रकारों का जब तक पर्सनल एनकाउंटर नहीं होता, वो परसेप्शंस पर ही लिखते हैं या जो फैक्ट्स वो पढ़ते हैं।
वो दंगा कवर कर रहे थे। जो भी लोग उस दंगे की कहानी जानते हैं, 2013 का वो मुजफ्फरनगर का दंगा है जिसने इस देश की राजनीति को बहुत हद तक बदल दिया। 2014 में बीजेपी का उत्तर प्रदेश में इस तरह का जो अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ था, उसका एक कारण वही था, ये माना जाता है। मतलब उसके बहुत सारे कारण होंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति तो कई बार से इस तरह खराब हुई, तो उस पर चर्चा हुई। तो 2013 में जो शाहनवाज युवक था, जो वहाँ कवाल गांव का था, और वो जो पास के एक मलिकपुरा गांव से आने वाली हिंदू लड़कियां, जो जाट लड़कियां थीं, उनके साथ बदतमीज़ी किया करता था, ये विशुद्ध तौर पर पता था। एक दिन उसकी बहनों के साथ भाई भी आया, क्योंकि 2 बहनें आती थी चचेरी, और वो तो उनके साथ उनके 2 भाई आए, ये देखने के लिए। वो थोड़ा दूरी से चले तो उसने फिर वही बदतमीजी की, साइकिलों पैरों में फंसाना, ये सब करना। उस पर वहाँ झगड़ा हुआ और उन दोनों भाइयों को मारने के लिए उसने चाकू निकालने की कोशिश की। और चूंकि वो भी दोनों अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे, और कोई भी भाई चाहे वो कमजोर ही क्यों ना, अपनी बहन के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं देख सकता है, तो वहाँ झगड़ा होता है। और वो फिर उनको वहीं शाहनवाज की मौत हो जाती है। और शाहनवाज की मौत पर वो पूरा मोहल्ला, जो इस तरह के कामों के लिए मुझे लगता है संरक्षण देने वाली स्थिति वाली रहता है, और यह गुस्सा भी हो सकता है सामयिक किया जाए, लेकिन मैं तो उसको ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह मारा गया था वो लिंचिंग की तरह मारा गया, उन दोनों को वहीं मार दिया गया। उसके बाद ये दंगा शुरू होता है, और इस दंगे में 60 से ज़्यादा जानें जाती हैं। और चूंकि उस वक्त दंगा भी इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जो अमीर आलम खान और उसका बेटा, ये कहा जाता है उस समय, जो शाम को वो गए, जो पकड़े गए थे, जो उन दोनों को मारने के लिए। चूंकि देखो, केस शाहनवाज के मरने के साथ ही उन दोनों को केस जो है उन दोनों के खिलाफ हो गया, जो सचिन और गौरव, शायद ये नाम था उन दोनों भाइयों का, मेरे भाई थे, उन दोनों का उनके खिलाफ केस हुआ, यानी एक्यूज वो हुए। और उन दोनों के कत्ल के साथ ही वो कॉलम बंद होता है, उनको मारने वाले एक्यूज हुए। तो उनको जो पकड़ा गया था, उनको शाम तक थाने से छुड़ा दिया गया, मतलब उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया। उस पर दबाव डाला, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन बहुत दिनों बाद हर्षमंदर का एक आर्टिकल आया अखबारों में उसी समय, और एडिटोरियल पर छपा, जबकि मैं हिंदुस्तान टाइम्स के उस रिपोर्टर को जानता हूं, बहुत ही शानदार रिपोर्टर था, जिसने वो पूरी कहानी वहां उनको खबरों को उसी तरह दिखाया जैसी वो वहां घटित थी। लेकिन उसके एडिटोरियल में, मतलब एक ही अखबार का एडिटोरियल आप देखिए, जिसमें वो लिखता है कि ये दंगा जो है आरएसएस की साजिश थी, क्योंकि वेस्टर्न यूपी का मुसलमान पिछले कुछ समय से बहुत तरक्की कर रहा था, उसकी तरक्की से जल के ये पूरा वो आर्टिकल था। तो मैं समझ गया कि ये शख्स जो है मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं एक विकृति का शिकार है। माफ करना, ऐसे शब्द नहीं बोलता मैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये विकृति का शिकार है, और इसके पास और कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे खुद के देखा हुआ, एक तो दंगा मेरे शहर का था, और दूसरा कि एक एक चीज़ को मैंने खुद से कवर किया था, एक एक जगह पर, स्पोर्ट पर, ज़्यादातर लोगों से स्टिंग और तमाम चीज़ें लेकर। उसमें हम लोगों का एक ब्लैक सैटरडे वो करके, एक ब्लैक फ्राइडे करके एक स्टोरी भी आई थी, जो स्टिंग्स था, जिसमें तमाम अधिकारियों से बातचीत भी की गई थी। और उसी में आपको याद होगा कि एक दूसरी कहानी पर आज तक में एक खबर चली थी, जिसपे उसको बाद में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, चूंकि खबर गलत थी। तो ये जो, अगर हम लोग ये देखते हैं, तो हर्षमंदर और उसकी कंपनी यही सब करती है। कल उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम किया। दिल्ली का एक बहुत ही प्रसिद्ध बाजार है नेहरू प्लेस, उसमें अचानक वो पहुंच जाते हैं। 10-5 लोग होते हैं, वो जिनराज और उनके साथ 4-5 वो उनके गैंग के लड़के, जो जिनको लड़के लड़कियां, जो एनजीओ का काम करने के लिए, जिनके एजुकेशन का मकसद एक एनजीओ में जाना है, और जिसको वो कुछ भी कह सकते हैं, वो उनका मन भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका होगा। उन्होंने जाके पैलेस्टाइन जिंदाबाद, गाजा ये करो वो करो, और तमाम चीज़ें पर उन्होंने इजराइल के लिए और उसके लिए एकदम नारेबाजी और प्ले कार्ड लगाने शुरू कर दिए। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि साहब वो मार्केट क्या है, उस मार्केट में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस मार्केट से आपका रिश्ता क्या है, क्योंकि वो तो मार्केट इस तरह की नहीं है कि जहां इस तरह के लोग आपको दिखाई दें। अब इस पर जो है वो बीबीसी की खबर मैंने सुबह देखी, तो उसमें बताया गया कि एक प्रदर्शन हुआ जहां लोग शामिल हुए, उसमें स्टूडेंट शामिल हुए, ये हुआ। लेकिन जो खबर वो असली छिपा गए, वो ये है कि ये वो जवाब है जो मुझे लगता है बहुत सारी जगह इस तरह के एनजीओ को दिया जाना चाहिए। नहीं कि मैं कह रहा कि कोई विरोध या वो हो, जिस तरह से वो जाके उसको जो इंटरनेशनल मीडिया के लिए तैयार करते हैं इस तरह के फुटेज, उस सब पर इसका जवाब वहां की उनके स्थानीय
दुकानदारों ने दिया, क्योंकि ये तो बाहर के गए हुए थे, इनका नेहरू प्लेस मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ उसको एक जगह बनाना चाह रहे थे, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई आपको जाना चाहिए, तो ये उसके एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे, कोई अनुमति नहीं थी। तो वो कह रहे हमने अनुमति के लिए अप्लाई भी नहीं किया। तो कुछ ही सेकंड इनको लगे होंगे, इन्होंने ये शुरू किया था ऑर्गेनाइजिंग, जो इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट एंड एकेडमिक्स जो होल्ड थे। लगभग 30, ज़्यादा से ज़्यादा 30 लोग थे, है ना, जो आप समझ रहे हैं ये लोग पहुंचे हैं। कोई कम होना कोई बड़ी बात नहीं अगर आप सच की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जहां जाके जो जिस चीज़ को एक दिखाना चाहते थे उसका जवाब अब लोग समझ रहे हैं। इसीलिए मैं इसको हर्ष मंदर को जो है नेहरू प्लेस का जवाब कह रहा हूं। और ये जवाब मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर तरीके से आपने विदेशों में भी देखा होगा। जैसे ही हर्ष मंदर और उनका गैंग ये शुरू करता है तो कुछ क्षण तो दुकानदारों को लगते हैं, क्योंकि वो मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, वहाँ किसी का कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। उस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जहाँ हजारों लोग आसपास के राज्यों से भी रोज आते हैं, खरीदने आते हैं, पूरे देश का एक बड़ा मार्केट माना जाता है नेहरू प्लेस। और वहाँ अचानक इस तरह से आप पैलेस्टाइन, गाजा और वो सब गाने और बजाने लगे तो वो लोगों को समझने में कुछ मिनट लगे, लेकिन अचानक फिर उन लोगों ने उतनी ताकत के साथ उन्हीं तमाम दुकानदारों ने बाहर निकलकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जय श्री राम, और ये जो है यहाँ उनका नहीं चलेगा। उन्होंने वो सारे नारे लगाने शुरू किए कि साहब दीज आर नॉट माई सिग्नेचर, और उसके बाद वो शुरू हो गया। इसके बाद ये काम शुरू हो गया, जय श्री राम, भारत माता की जय। ये लोग बांग्लादेश में, दरअसल वो इनको उसी जगह पकड़ रहे हैं जहां इन्होंने, जिससे ये अपने आप को ताकतवर बनाते थे। ये उन लोगों ने जो लोकल लोग थे, उन्होंने कहा कि जो ये लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के पक्ष में कभी क्यों नहीं बोलते। इसराइल में तो आतंकी हमला हुआ था, वो भूल गए। वाई डोंट दीज पीपल कैन स्पीक अबाउट हिंदूज, एवर स्पीक अबाउट हिंदूज बीइंग किल्ड इन बांग्लादेश, हैव दे फॉरगॉटन अबाउट द टेररिस्ट अटैक इन इजराइल। जो उन्होंने, इनका नाम जो है लास्ट में उन्होंने नहीं बताया, और वो मोबाइल की दुकानों पर काम करते थे और सबके। खैर उन्होंने जो है इनको जो है प्रोटेस्टर्स को दो उन्होंने बताया गया, और ऑल वी आर आस्किंग टू दैट दे गेट्स परमिशन कम कालकाजी पुलिस स्टेशन 4 आई गोट टू नो ओनली बिकॉज ऑफ द शॉपकीपर कार्ड एंड इन्फॉर्म मी टू सस्पिशियस एक्टिविटी। उन्होंने जो वो लोग थे, उन्होंने कहा कि साहब जो कांस्टेबल वहाँ पहुँचे उनको अलग अलग किया वहाँ से, क्योंकि ये तनाव बढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा साहब हमको एक फ़ोन आया, वो लोकल के लोगों ने बताया कि इनकी गतिविधियाँ सस्पिशियस हैं। तो ये सोचिए कि अगर आप कहीं भी, अब आप बैनर झंडा लेके जो पहले फोटो खिंचवाना शुरू कर देते थे और उस पर बीबीसी जैसे जो, अब चूंकि पूरी दुनिया में तो वो जाएगा ना बीबीसी का, चूंकि मैंने भी बीबीसी पे देखा है, तो ये तमाम चीज़ें, ये जवाब एक स्थानीय जगह से दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इनको तमाम जगह पर इस तरह से घेरा जाना चाहिए, उनसे सीधे तौर पर पूछा जाना चाहिए। ये सेलेक्टिव जो एमनीशिया तुम लोग लिए घूमते हो, इसकी दवाइयाँ यही है, उनको यही दवाई दी जा सकती है। ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही इसका जवाब मुझे लगता है होना चाहिए। मैं थोड़ी देर बाद, आप सब लोग जो भी होंगे, मैं अपने दूसरे चैनल धीरेन्द्र डायलॉग पर उस पूरे उसकी बात करेंगे जो हमने कल लाइव में बात की थी, उसमें आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से जो लोग कल 10 पकड़े गए थे उनमें से 3 कन्वर्टेड थे। जो कन्वर्जन का पूरा रैकेट चला रहे हैं उसमें कन्वर्टेड लोग हैं और वही कन्वर्जन को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी केरला स्टोरी या जो इस तरह की उदयपुर फाइल पर जिस तरह की रोक लगाई जा रही, ये मजिस्ट्रेट या जस्टिस की आंखों के सामने इन तमाम चीज़ों को कम से कम सरकार को बहुत स्ट्रांगली रखना चाहिए। ये बताना चाहिए कि ये केसेस यहाँ हैं, हम भेड़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, भेड़ियों से। ये नहीं कि भेड़ियों के लिए इसलिए लोग वो करें कि भेड़ियों के दांतों में दर्द हो रहा है क्योंकि वो भेड़ों को जो खा रहे हैं उसमें उनको दिक्कत पेश आ रही है, लिहाजा उनकी दांतों की हीलिंग करानी चाहिए, उनकी दांतों को फिलिंग करना चाहिए, इससे अलग हो। उस पर हम लोग उस पर बात करेंगे। आप जयपुर डायलॉग पर, माफ़ कीजिएगा, धीरेन्द्र डायलॉग पर जुड़ सकते हैं। माफ़ कीजिए, मैं कई बार जयपुर डायलॉग चूँकि वहाँ जाता रहता हूँ, इसीलिए वो नाम मेरे जहन में आ जाता है। एक बड़ी खबर है जिस पर मैं अभी बात करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई
जब भी कोई राष्ट्रीय मसला होता है सुरक्षा का, उस वक्त कोई ना कोई विरोध में कोई ना कोई पार्टी का स्वर आ जाता है जिसमें कुछ ना कुछ और दिखाई देता है, कोई आम आदमी की नहीं। दरअसल लक्षद्वीप प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए एक जो आबाद द्वीप है, यानी बहुत कम पर आबादी है लेकिन एक आबाद द्वीप पर बित्रा का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा। लेकिन जो स्थानीय कांग्रेस सांसद है हमदुल्ला सईद, ये खानदानी सांसद हैं साहब, इन पर इस कदम का ये कहते हुए विरोध किया कि इसके पीछे असली उद्देश्य स्थानीय आबादी को विस्थापित करना है और वो इसका विरोध करने के लिए सभी राजनीतिक और कानूनी रास्ते तलाशेंगे और इस आगामी संसद में इस मुद्दे पर उठाएंगे और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करना है। दरअसल एक जो अधिसूचना अभी जारी की राजस्व विभाग ने, उसने बित्रा द्वीप के संपूर्ण जो द्वीप है उसको अपने उसमें करने की कोशिश की है, मतलब कोशिश माफ कीजिएगा, उसका गजट नोटिफिकेशन किया है, रूपरेखा दी है। इसे केंद्र की संबंधित रक्षा और रणनीतिक एजेंसियों को हस्तांतरित करना है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह पहल इस द्वीप की रणनीतिक स्थिति, इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रासंगिकता और प्रशासनिक चुनौतियों से प्रेरित है। प्रादेशिक प्रशासन भूमि अधिग्रहण के साथ उचित मुआवजा और प्रादेशिकता के अधिकार के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार द्वीप का अधिग्रहण होगा। इसके लिए सामाजिक प्रभाव आकलन किया जा रहा है। तो ये तमाम जगह उन्होंने उनसे परामर्श करने के लिए कहा गया और उस सब पर होगा। लेकिन जैसे ही आया, लक्षद्वीप के सांसद तुरंत कूद पड़े। उनका कहना है कि हम इसका विरोध करते हैं। दरअसल ये आप देख रहे होंगे कि चाइना के साथ और उसके आसपास लगातार बढ़ते हुए क्षेत्रों के लिए भारत की एक रक्षा रणनीति ये है कि वो अपनी जो एक स्ट्रिंज बना रहा है, जो पूरी एक रक्षात्मक जो पूरी डिफेंस तैयार कर रहा है, उसमें अंडमान और इसमें निकोबार की इन द्वीप समूहों पर, यहाँ लक्षद्वीप पर, इन पर बहुत ही ज़्यादा जो रणनीतिक तौर पर मजबूत द्वीप हैं जहाँ से सामरिक स्थिति बेहतर हो, उन सबको कैप्चर करके वहाँ, माफ़ करना, कैप्चर का मतलब ये नहीं कि कोई अनधिकृत तौर, सरकार को जो संविधान से प्रदत्त शक्तियाँ हैं उनके आधार पर वो इसको कर रहा है। लेकिन ये शुरू हो गया और आप इसको अब संसद में देखेंगे। संसद में आप ये छांगुर भी नहीं देखेंगे, छांगुर पीर पर आपको कोई बोलता नहीं दिखेगा क्योंकि आप सुन ही चुके हैं क्या होना है। और साथ ही साथ ये दूसरा जो कल मैंने लाइव में किया था वो बहुत सारे कम लोगों ने देखा है, अगर आप उसको देखेंगे तो बेहतर होगा। वो मुझे लगता है कि हम लोगों ने उस पर काफ़ी डिटेल्स आपको दिए हैं। एक छोटी सी खबर मुझे लगता है मैं ज़रूर बताऊंगा उसको, चूँकि अब ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है तो इसको हम लोग यहाँ ख़त्म करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खबर है कि किरण रिजिजू अक्सर बहुत ही वोकल मिनिस्टर हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं यानी बौद्ध हैं, लेकिन वो बहुत ही सधे तौर पर किसी भी राष्ट्र विरोधी एजेंडे का जिस तरह जवाब देते हैं वो काबिल तारीफ। अरुणाचल प्रदेश के आने के नाते चाइना हमेशा उनके बयानों को लेकर बहुत उछलता रहता है। यहाँ तक कि दलाई लामा वाले बयान पर चाइना ने तो ये तक कहा कि ये रिश्ते खराब करने की स्थिति हो सकती है। अब अगर हम इसको देखें कि ये जो अल्पसंख्यक मामलों का जो ये है, जो बहुसंख्यक मामलों का मंत्रालय है उसको हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण ही सभी अल्पसंख्यक इस देश में पूर्ण स्वतंत्रता और सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं। ये देश अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित है और मुझे ऐसा एक भी मामला नहीं मिला जहां अल्पसंख्यक समुदाय का कोई सदस्य देश में किसी भी चीज़ से वंचित होने के कारण भारत से बाहर जाने को तैयार है। अगर कोई ये कह रहा है कि ये देश असुरक्षित है तो ये राष्ट्र के रूप में भारत के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें साफ की। उन्होंने क्लियर कहा कि आप कल्पना करें कि अगर मैं पाकिस्तान में होता, कल्पना कीजिए कि अगर विभाजन के दौरान हमें बांग्लादेश का हिस्सा बना दिया जाता तो आज हम शरणार्थी होते। आज प्रत्येक आदिवासी समुदाय, प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय अपनी मातृभूमि में सुरक्षित है क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू समुदाय चरित्र से धर्मनिरपेक्ष और स्वभाव से सहिष्णु है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी समर्थित वामपंथी दल पर लगातार ये लगातार वो अभियान चलाने का आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों को यातना दी जा रही है, उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, भारत में सुरक्षित नहीं है। इस तरह की बातें ये मुझे लगता है उन्होंने कहा कि ये देश के लिए मददगार नहीं थी। और जब मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ग है। तो उन्होंने कहा कि भारत अकेला एक ऐसा देश है। इस सवाल जब उनसे किया गया तो लोग कानून का पालन करते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष और हमारा संविधान है और कानून में सब कुछ समान है। जो बहुसंख्यक समाज को मिलता है वो अल्पसंख्यक समुदाय को भी वही मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ अल्पसंख्यक समुदायों को ही मिलती हैं।
उन्होंने तिब्बत समस्या का भी जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। आप सबसे अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के मेंबर बनकर चैनल को सहयोग भी दीजिए। साथ में आप 12 बजे लाइव पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको क्राइम की खबरों में बहुत दिलचस्पी है, धीरेन्द्र डायलॉग पर आप जा सकते हैं, उसका लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। नमस्कार।